नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएन न्यूज प्लस का खास कार्यक्रम चर्चा है और चर्चा है लेकर हाजिर हूं मैं शकील साजिद। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को होता है। ये दिन महिलाओं के सम्मान, उनके संघर्ष, उनकी उपलब्धियों को याद करने का दिन। समाज में महिलाओं की भूमिका हमेशा से बेहद महत्वपूर्ण रही है, चाहे वो घर संभालने वाली हमारी माँ हो, परिवार का साथ देने वाली बहन हो, जीवन साथी पत्नी हो या फिर कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाली सहकर्मी। हर महिला किसी न किसी रूप में हमारे जीवन को हमेशा बेहतर बनाती है। महिला दिवस हमें महिलाओं का सम्मान करने, उनके अधिकारों के समझने, उन्हें बराबरी का दर्जा देने के लिए बेहद जरूरी है। आज के वक्त में महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। शिक्षा, खेल, राजनीति, विज्ञान, व्यापार और समाज सेवा जैसे कई क्षेत्रों में महिलाएं अपनी मेहनत और काबिलियत से मिसाल कायम कर रही हैं। पहले महिलाओं को कई तरह की मर्यादा सीमाओं में रखा जाता था, वहीं अब वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए गांव से लेकर शहर तक महिलाएं अपने परिवार के साथ साथ देश की तरक्की में भी बड़ा योगदान दे रही हैं। आज महिला सशक्तिकरण की बात हर जगह हो रही है। महिला दिवस सिर्फ एक जश्न का दिन नहीं है, बल्कि यह सोचने का दिन है कि समाज में महिलाओं को और मजबूत कैसे बनाया जाए। उन्हें शिक्षा, सम्मान और बराबरी के मौके मिले, इसके लिए हर किसी को अपनी सोच बदलने की जरूरत है। खास तौर पर हमें अपने परिवार के उन नाबालिग बच्चों को, उन नौजवान बच्चों को ये संस्कार, ये सीख देने की जरूरत है कि चाहे सूखा नशा हो या किसी भी चीज का नशा, हर उम्र की लड़कियों, युवतियों, महिलाओं को इज्जत दे, सम्मान दे। जब महिलाओं को सही अवसर मिलता है तो वे न सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरे समाज को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती हैं। महिलाओं को प्रोत्साहन देना और उनके सपनों को समर्थन देना जरूरी है। इस खास मौके पर लोग अपनी माँ, बहन, पत्नी, दोस्त या किसी खास महिला को शुभकामनाएं देकर उन्हें खास महसूस कराने की कोशिश करते हैं। एक छोटा सा प्यारा संदेश भी उनके चेहरे पर मुस्कान लाता है। सोशल मीडिया, मोबाइल के दौर में लोग व्हाट्सएप, फेसबुक और मैसेज के जरिए अपनी भावनाएं आसानी से व्यक्त करते हैं। महिलाएं सिर्फ परिवार की जिम्मेदारी ही नहीं निभाती, बल्कि हर मुश्किल समय में हिम्मत और धैर्य की मिसाल बनती है। परिवार के लिए त्याग करती है, बच्चों को अच्छे संस्कार देती है, हर परिस्थिति में मजबूती बनती है। महिला दिवस पर उन्हें धन्यवाद कहना और उनके योगदान को याद करना बेहद जरूरी है। नारी शक्ति है, नारी सम्मान है और नारी ही हर घर की पहचान है। महिला दिवस के इस खास मौके पर डीएन न्यूज प्लस की ओर से सभी महिलाओं को, सभी कामकाजी महिलाओं को, सभी घरेलू महिलाओं को डीएन न्यूज प्लस की ओर से बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं। हर महिला सम्मान, आत्मविश्वास और खुशियों के साथ आगे बढ़ती रही। एमडी अरुण भद्राव डीएन न्यूज परिवार की कामना करता है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला आज नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जाएगा। देश भर में क्रिकेट प्रेमियों के बीच इस मैच को लेकर जबरदस्त उत्साह है। हर शहर और गांव में भारतीय टीम की जीत के लिए प्रार्थना और शुभकामनाओं का माहौल है। फैंस न सिर्फ अपने घरों में टीवी स्क्रीन के सामने बैठकर मैच का इंतजार करेंगे, बल्कि मंदिरों और पवित्र जगहों पर जाकर टीम की कामयाबी के लिए विशेष पूजा, हवन, दुआ भी कर रहे हैं। धर्मनगरी काशी में क्रिकेट प्रेमियों ने अस्सी घाट पर हवन कर भारतीय टीम की जीत की कामना की है। वहीं कर्नाटक के मैसूर में लोगों ने गणपति मंदिर में नारियल चढ़ाकर टीम इंडिया की जीत की प्रार्थना की। सोशल मीडिया पर भी फैंस ने अपने संदेश और शुभकामनाओं की झड़ी लगा दी है। हर कोई ये उम्मीद कर रहा है कि एक बार फिर टीम इंडिया इतिहास रचेगी। भारतीय टीम पिछले कुछ सालों में आईसीसी टूर्नामेंट में लगातार बेहतर, मजबूत प्रदर्शन करती रही है। पिछले 2.25 सालों में टीम इंडिया ने 4 बार फाइनल मुकाबला खेला है। उनमें से 2 बार खिताब जीतकर देश को गर्व से भर दिया है, इसलिए जबकि 2 बार टीम को हार का सामना करना पड़ा है। टी20 विश्व कप 2024 में टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर खिताब जीता था। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में न्यूजीलैंड को हराकर टीम ने एक बार फिर अपनी क्षमता दिखाई। जून 2023 में विश्व टेस्ट चैंपियन और नवंबर 2023 में वर्ल्ड डे विश्व कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम हार गई। इस बार फैंस का मानना है कि टीम इंडिया अपने अनुभव और मजबूती के साथ फिर से विजयी होगी। खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत, रणनीति और मैदान पर उन्हें मिलने वाले जोश को देखकर
हर भारतीय क्रिकेट प्रेमी अपने घरों और काम के बीच उत्साह से भर गया है। ये मुकाबला पूरे देश की उम्मीदों और भावनाओं का दिन है। T20 वर्ल्ड कप फाइनल में भारत की जीत के लिए हर व्यक्ति अपनी अपनी ओर से बधाई और शुभकामनाएं दे रहा है। इस मैच के साथ ही T20 वर्ल्ड कप 2026 का ये फाइनल भारतीय क्रिकेट के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण मौका है। सिर्फ खिलाड़ियों के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के क्रिकेट प्रेमियों के लिए यादगार दिन बनने जा रहा है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में अवैध अफीम की खेती का बड़ा मामला सामने आया है। यहां समुदा झेजरी गांव में करीब 11 एकड़ जमीन पर जो सूत्र बता रहे हैं अफीम उगाई जा रही है। प्रशासन और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में पूरी फसल पकड़ी गई। जब्त की गई अफीम की अनुमानित कीमत करीब 8 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस मामले में भाजपा के नेता विनायक ताम्रकार समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार इस पूरे मामले का खुलासा गांव के सरपंच अरुण गौतम की शिकायत के बाद हुआ। शिकायत मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की। इसके बाद जिला प्रशासन को सूचना दी गई। कलेक्टर के निर्देश पर 4 विभागों की संयुक्त टीम ने खेतों की जांच की, जिसमें बड़े पैमाने पर अफीम की खेती का पता चला। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने शक से बचने के लिए पहले खेत में मक्का बोया और उसी के बीच अफीम के पौधे लगाए। करीब 10 से 15% पौधों पर कीड़ा लगाने के निशान भी है, जिससे साफ है कि उनसे नशीला पदार्थ निकाल चुके हैं। वहीं लगभग 80% पौधे भी बढ़ने और फूल आने की स्थिति में है। प्रशासन की जांच में पता चला कि पूरी खेती भाजपा नेता विनायक ताम्रकार की निगरानी में है। खेत शिवनाथ नदी किनारे स्थित है। जमीन का कुछ हिस्सा विनायक ताम्रकार और उनके भाई के नाम पर है, जबकि पास की जमीन उनके रिश्तेदार प्रतिबाला ताम्रकार और मधुबाला ताम्रकार के नाम बताई गई है। दोनों लंबे समय से दूसरे शहर में रहती हैं और जमीन की देखरेख विनायक ताम्रकार को सौंप रखी है। पुलिस जांच में ये भी सामने आया कि खेती की देखरेख विकास बिश्नोई कर रहा था, जो एक फार्म हाउस में मुनीम के तौर पर काम करता है। वहीं फरार आरोपी अचलाराम जाट पर अफीम के बीज राजस्थान ले जाने का आरोप है। पुलिस उसकी तलाश में लग गई है। पुलिस यह भी जांच करेगी कि इतनी बड़ी मात्रा में उगाई गई अफीम की सप्लाई कहां की जाती है और ये अवैध खेती कब से हो रही है। गांव के कुछ लोगों का कहना है कि ये काम पिछले करीब 3 साल से चल रहा था और लगातार इसकी शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। लेकिन इस बार दमदार कलेक्टर और एसपी ने मिलकर इस मामले को पकड़कर ये बता दिया कि अपराध अपराध है और कोई भी शातिर अपराधी किसी भी रूप में बच नहीं सकता है। छत्तीसगढ़ में पहली बार खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का आयोजन किया जाएगा। यह प्रतियोगिता 25 मार्च से 6 अप्रैल तक चलेगी। खेलों के मुकाबले रायपुर, सरगुजा और बस्तर में आयोजित होंगे। इस आयोजन में देश के अलग अलग राज्यों से खिलाड़ी भाग लेंगे और अपनी खेल प्रतिभा का मुजाहरा करेंगे। इस बड़े आयोजन की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रालय महानदी भवन में खेल एवं युवा कल्याण विभाग की बैठक लेकर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि युवाओं को खेल के माध्यम से आगे बढ़ने का मौका देना सरकार की प्रायोरिटी है। साथ ही आयोजन जनजातीय क्षेत्रों की प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का बेहद अच्छा मंच है। मुख्यमंत्री ने बैठक में प्रदेश में खेल सुविधाओं के विकास, खेलो इंडिया योजना के काम, खेल अकादमियों की गतिविधियों और युवा महोत्सव जैसी योजनाओं की भी समीक्षा की। अधिकारियों से कहा कि जिन खेल परियोजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है उनका काम तय समय में पूरा किया जाए और निर्माण की गुणवत्ता का खास ख्याल रखा जाए। इस प्रतियोगिता में देश के करीब 30 राज्यों से लगभग 2500 खिलाड़ी और अधिकारी शामिल होंगे। रायपुर में तीरंदाजी, फुटबॉल, हॉकी, वेट लिफ्टिंग और स्विमिंग के मुकाबले होंगे। साथ ही कबड्डी का प्रदर्शन मैच भी होगा। सरगुजा में कुश्ती और मलखंभ की प्रतियोगिताएं होंगी, जबकि बस्तर में एथलेटिक्स के मुकाबले आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राज्य सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। खासतौर पर मलखंभ खिलाड़ियों के लिए 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा हुई है। साथ ही अमेरिका गॉट टैलेंट में चयनित मलखंभ खिलाड़ी अंतई पोटाई के अमेरिका जाने आने का खर्च भी राज्य सरकार उठाएगी।
मुख्यमंत्री शाह ने यह भी कहा कि हाल ही में बस्तर ओलंपिक में 1,65,000 से ज्यादा नौजवानों ने भाग लिया था, जिससे ये साफ है कि प्रदेश में युवाओं का खेलों के प्रति रुझान तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि जनजातीय इलाकों में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है और सरकार इन खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री अरुण साव समेत कई अधिकारी भी इस खास बैठक में मौजूद रहे। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम को लेकर बड़ा विवाद हुआ। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव से इस मामले में रिपोर्ट मांगी है, जो आज शाम 5 बजे तक गृह मंत्रालय को भेजी होगी। राष्ट्रपति मुर्मू 7 मार्च को आदिवासी समुदाय के हर साल होने वाले कार्यक्रम 9वें अंतर्राष्ट्रीय संथाल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए बुलाया गया था। शुरू में एक कार्यक्रम सिलीगुड़ी के विधाननगर में होना तय था, लेकिन सुरक्षा और अन्य कारणों से बंगाल पुलिस ने इसे बागडोगरा एयरपोर्ट के पास गोपालपुर में शिफ्ट कर दिया। राष्ट्रपति ने कार्यक्रम स्थल बदलने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि अगर कार्यक्रम विधाननगर में होता तो ज्यादा लोग आ सकते थे और बेहतर होता। उन्होंने यह भी कहा कि नॉर्थ बंगाल दौरे पर न तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और न ही कोई मंत्री उन्हें रिसीव करने आए। हालांकि उन्होंने ममता बनर्जी को अपनी छोटी बहन बताते हुए कहा कि इससे फर्क नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विवाद पर कहा कि राष्ट्रपति का पद राजनीति से ऊपर और इसकी गरिमा हमेशा बनाई रहनी चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि पश्चिम बंगाल सरकार और तृणमूल कांग्रेस मामले को समझेंगे और भविष्य में ऐसी चूक नहीं होगी। राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने भाषण में आदिवासी युवाओं से कहा कि वे अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराओं को बचाएं। उन्होंने तिलका मांझी, सिदो कान्हू और चांद भैरव जैसे स्वतंत्रता सेनानियों का उदाहरण देते हुए कहा कि उनके योगदान को इतिहास में सही पहचान नहीं मिली। इसके साथ ही उन्होंने पंडित रघुनाथ मुर्मू का भी स्मरण किया, जिन्होंने 1925 में ओल्ड चिंकी लिपि का आविष्कार किया और संताली भाषा और साहित्य को नहीं पहचान दिया। राष्ट्रपति ने युवाओं से शिक्षा और कौशल विकास पर ध्यान देने की अपील की। आदिवासी समुदाय ने सदियों से लोक संगीत, नृत्य और परंपराओं को सुरक्षित रखा है। अब जरूरत है उन्हें आधुनिक शिक्षा और अपनी संस्कृति दोनों को संजोते हुए आगे बढ़ना चाहिए। राष्ट्रपति मुर्मू ने समाज में एकता और भाईचारा बनाए रखते देश की तरक्की में योगदान देने पर जोर दिया। ममता बनर्जी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राष्ट्रपति की पश्चिम बंगाल पर टिप्पणी करने से पहले बीजेपी शासित राज्यों की स्थिति देखनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग राज्य को बदनाम करने के लिए इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ अभी चुनाव होने वाले हैं। इस पूरे विवाद ने दिखाया है कि उच्च पदों पर बैठे लोगों के बीच प्रोटोकॉल और सम्मान का पालन कितना जरूरी है। साथ ही राष्ट्रपति मुर्मू की टिप्पणियों से आदिवासी समुदाय की पहचान, उनकी संस्कृति और शिक्षा की सुरक्षा की जरूरत को दोबारा उजागर किया गया। आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम चर्चा है। इजाजत दीजिए शकील साजिद को। एक बार फिर से आप सभी को, हमारी सभी महिला दर्शकों को, महिला साथियों को, समाज के तमाम वर्ग की महिलाओं को, कामकाजी घरेलू महिलाओं को, सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की डीए न्यूज़ प्लस की ओर से, एमडी अरुण भद्रा की ओर से, सीईओ शकील साजिद की ओर से, पूरे परिवार की ओर से बहुत सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। और आज की T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जीतने के लिए भारतीय टीम को भी हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।